मिसेस बार्कली, आपकी चाय। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने विश्वासघात किया है डेविड। आपकी चाय मैडम। सच नहीं है। किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी चाय मैडम। तुम पागल मिसेस हो। टेनिंग, मिस्टर बेट्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। मैडम और कर्नल अंदर हैं और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। जाओ, मुझे देखने दो। तुम दोनों यहीं रुको। मिसेस बार्कली, मिसेस बार्कली, दरवाजा खोलिए। दरवाजा अंदर से भी बंद है, चाबी भी नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और पुलिस को भी बुलाकर लाता हूँ। देखा तुमने ये सब होम्स? बहुत शानदार बटालियन है ये, द मेलोज फर्स्ट क्लास। जब मैं घायल होकर घर वापस आ रहा था तो इनमें से बहुत सैनिक ओरेंटिस जहाज पर थे। इन्होंने भारत में भी काफी नाम कमाया। कदर के समय शानदार काम किया था। ये केस लेकर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। संतरी सावधान। डॉक्टर जॉन वॉटसन, रॉयल बर्कशायर में मेडिकल ऑफिसर। अब आर्मी से बाहर लोगों का इलाज करता हूँ। मर्फी, सेकंड इन कमांड। हमारे कर्नल की मौत के बाद रॉयल मेलोज का चार्ज कुछ दिनों के लिए मेरे पास है और ये मिस्टर होम्स होंगे। प्लीज। अच्छा हुआ आप दोनों इतनी जल्दी आ गए। ये बड़ी बात नहीं। मैंने होम्स को बताया है कि आपको अपनी रेजिमेंट को अफवाहों से बचाने की कितनी फिक्र है। थैंक यू। अपनी रेजिमेंट की इज्जत बचाना मेरा काम है। और फिर भी अखबारों को देखकर लगता है कि अफवाहें फैल सकती हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, रिपोर्टर्स को दूर रखने के लिए मैं जो भी कर सकता था वो मैंने किया है और इसी वजह से उनका शक मजबूत हो गया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे तो यही पता चलता है कि उन्हें किसी राज की बू आ गई है। हाँ, लेकिन अब उनका ध्यान दोबारा खींचना तो गलत बात होगी। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं हमें आपकी कितनी जरूरत है मिस्टर होम्स? तुम क्या कहते हो होम्स? मैं क्या कह सकता हूं? मेजर, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं यहां अपने दोस्त के कहने पर आया हूं, वो दोस्त जिसे मुझसे ज्यादा सैनिक मामलों में दिलचस्पी है। अब जब मैं यहां पर आ ही गया हूं तो प्लीज मुझे सच्चाई बताइए। इस रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेम्स बार्कले परसों रात अपने विला में रात 10 बजे के करीब मरे हुए पाए गए। उनके बैटमैन प्राइवेट बेट्स ने उनकी लाश को सामने के कमरे में देखा। उनके सिर के पिछले हिस्से में करीब 2 इंच लंबा एक गहरा घाव था जो किसी सपाट सतह वाली चीज से भारी वार करने पर हुआ होगा, और लाश के पास ही जमीन पर एक हाथों से तराशी हुई लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। पास के एक सोफे पर बेहोश पड़ी पाई गई नैन्सी मिसेस बार्कले। आगे बताइए मेजर मर्फी। नौकरों को कर्नल और मिसेस बार्कले की जोरदार बहस की आवाजें सुनने के बाद चिंता हुई।
उन्होंने कमरे में घुसने की कोशिश की मगर वो अंदर से बंद था। बेट्स को पीछे वाले बागीचे में जाकर फ्रेंच खिड़कियों से अंदर जाना पड़ा। और उन्हें मिसेस बार्कली पर शक है। जी हाँ, मगर वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। मैं स्वर्गीय कर्नल का कई सालों से सेकंड इन कमांड हूं और नैन्सी बार्कली को अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कर्नल बार्कली के बारे में बताइए, क्या रेजिमेंट में सब लोग उनकी इज्जत करते थे? उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो यही कहा जाएगा। पिछला रिकॉर्ड क्यों? उन्होंने कभी गलत काम किया था? नहीं, मगर रेजिमेंट से बाहर के लोगों को नहीं मालूम कि जिम बार्कली ने अपना करियर उसी रेजिमेंट में एक सिपाही की तरह शुरू किया था। क्या वाकई? एक ही रेजिमेंट में सिपाही से कमांडिंग ऑफिसर तक, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हिंदुस्तान में गदर के समय जो बहादुरी दिखाई, उसी से उन्हें कमीशन मिला और फिर साल दर साल प्रमोशंस होते गए। बहुत जल्दी, मेरे प्रमोशन से भी जल्दी। बहुत खूब। और शायद इस समय मिसेस बार्कली पुलिस की हिरासत में होंगी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल हर समय वहां रहता है। नैन्सी बार्कली अभी भी एक खूबसूरत औरत है, लेकिन उसे आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान में देखना चाहिए था, जब वो एक नौजवान लड़की थी। वो मानो रेजिमेंट की बेटी थी। उनके पिता रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर थे। नाम था RSM डिवॉय, और वो किसी भी सिपाही के लिए एक बेहतरीन ससुर हो सकते थे। मुझे याद है कि मेरी कंपनी के सारे लोग उसे गैरिसन की सबसे खूबसूरत लड़की मानते थे। एक जूनियर ऑफिसर होने के नाते मेरा पाला उससे नहीं पड़ा, मगर मैं जानता था कि वो बहुत आकर्षक, जिंदा दिल और मस्त लड़की थी। ये बात सबको मालूम थी कि रेजिमेंट में सिर्फ बार्कली ही अकेला नहीं था जो उससे शादी करना चाहता था, मगर आखिर में नैन्सी ने उसी को चुना। उन्होंने भर्टी में शादी की, जो कानपुर के पास था। शादी के कुछ समय बाद ही 1858 की गर्मियों में गैरिसन की जगह जनरल नील का कॉलम आ गया था, और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद सार्जेंट बार्कली को कमीशन मिल गया, जिसकी सभी को उम्मीद थी। पहले पहल बार्कली के लिए निभाना बहुत मुश्किल हुआ होगा। एक सिपाही जो NCO बन गया, फिर रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर की बेटी से शादी हो गई। हाँ, देखिए, शुरू शुरू में तो रैंक्स का फर्क दिखता था, मगर नैन्सी ने सब कुछ बहुत गरिमा और खूबसूरती से निभाया और जल्द ही सबकी चहेती बन गई। बार्कली का करियर फलता फूलता गया। रेजिमेंट हिंदुस्तान से 5 साल पहले वापस आ गई थी। फिर बार्कली को बनाया गया कमांडिंग ऑफिसर। और उनकी शादीशुदा जिंदगी मेरे ख्याल से सही चल रही थी। अब लगता तो ऐसा ही था। लगता था? बहुत से लोगों को उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल ही लगा करती थी। और आपको क्या लगता था, मेजर मर्फी? मैं सेकंड इन कमांड होने के नाते कई बार बार्कली के घर गया था, और मुझे उनकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखा। सच्चाई आपके स्वर्गीय कमांडर के प्रति आपकी वफादारी से ज्यादा जरूरी है। एक दिन मैं बार्कली के घर खाना खाने गया था। वापस आते समय अचानक मुझे याद आया कि मैं अपना सिगार केस उनके डाइनिंग रूम में छोड़ आया। मैं वापस पहुंचा तो दरवाजा खुला था और उनकी नौकरानी जेन हॉल में ही थी। अच्छा हुआ तुम जगी हो, मैंने अपना सिगार केस मेज पर छोड़ दिया है। शायद कर्नल और मिसेस बार्कली सोने चले गए हैं सर। ओह, अब बस भी करो जेम्स। बताओ, कौन है वो? कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो और किसी से नहीं। अगर नहीं करती तो तुमसे शादी क्यों करती? मैं नहीं जानता, कभी कभी मुझे हैरानी होती है।
और मेजर मर्फी, बाकली की ये जलन आपके घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही नैन्सी पर निकली। मुझे बताइए मेजर, क्या कर्नल बाकली एक हिंसक आदमी थे? कभी कभी वो जूनियर ऑफिसर्स को बहुत कड़ी सजाएं दिया करते थे। ऊपर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत एड़ियां घिसी थी। इसके लिए कठोर तो बनना ही पड़ता है। लेकिन उनको ऑफिसर्स के बीच अजीब सा नहीं लगता था? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह का दुख था। क्वीन के लिए। क्वीन के लिए। कभी कभी जब हम पुरानी लड़ाइयों की बात करते थे, जैसे कि क्राइमिया, गदर, अफगान युद्ध, तो उनके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो जाया करती थी जैसे किसी ने पोंछ दी हो। हाँ, लड़ाई में ज्यादा समय रहने से ऐसा हो सकता है। मैंने बादशाह में ऐसे लोग देखे हैं। आपने कहा था कि लाश के पास आपको एक नक्काशीदार लकड़ी की छड़ी मिली थी। कर्नल उसे हिंदुस्तान से लाए थे? नौकरों ने बताया है कि उन्होंने उसे कभी भी नहीं देखा है, और मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो तो काफी लंबी थी। और पुलिस ने शायद जांच पड़ताल के लिए उसे अपने पास रख लिया होगा। हाँ, वो मानते हैं कि खून उसी से हुआ है। ओह, तो ये बात है। मेरे ख्याल से अगर हम मिसेस बाकली से बातचीत कर सकें तो ठीक है, नहीं तो उनके घर जाकर ही हम अपनी खोजबीन शुरू करेंगे। पर मिसेस बाकली तो अभी तक बेहोश हैं। मुझे भी लग रहा था। डेविड, डेविड, होम्स, हो सकता है मिसेस बाकली का कोई प्रेमी हो और कर्नल को पता चल गया हो। मेजर मर्फी उनके काफी करीब लगते हैं। जो ऑफिसर्स और उनकी बीवियां इंग्लैंड से बाहर गर्म जगहों पर रहते हैं, वहां इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। मुझे सैनिकों की जिंदगी के बारे में बताने का शुक्रिया वॉटसन। अगर मेजर मर्फी और मिसेस बाकली के बीच कुछ होता तो क्या उसने वो सिगार केस वाला किस्सा हमें सुनाया होता? करीब 7:30 बज चुके थे सर, और मैं मेज के पास खड़ी थी। महीने में एक बार मिसेस बाकली शाम को ऑल्डरशॉट के लिए चैरिटी का काम करती हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो नैन्सी? असल में पुराने कपड़ों को बांटने का काम 8 बजे शुरू करना है, और मैंने एन मॉरिसन को कहा था कि मैं मिशन हॉल समय से पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम गंदे गली कूचों में जाकर कोई गंदी बीमारी अपने गले लगाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं मानती हूँ कि जितना इंसान को मिले उतना ही उसे वापस देना भी चाहिए। हम पर किस्मत मेहरबान है।
दूसरे इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगी। मिसेस बाकली शायद 9:15 बजे के करीब लौटी थी सर। मैं किचन में रसोइये के साथ बर्तन धुलवा रही थी। दूर कहीं बिजली कड़की और मैं मिसेस फेनिंग से कह रही थी कि तूफान आने वाला है, तभी अचानक सामने के कमरे की घंटी बजी। मैंने वहां जाकर देखा तो मिसेस बाकली वापस आ गई थी। वो कमरे में इधर उधर घूम रही थी सर, बहुत घबराई और परेशान थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आपने बुलाया मैडम? हाँ जेन, मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी से। जी जरूर मैडम। जेन, इधर आओ। जी सर। बताओ, क्या मिसेस बाकली वापस आ चुकी हैं? जी सर, वो सामने के कमरे में हैं। सामने के कमरे में? जी, मैं उनके लिए चाय लाने वाली थी। चाय? इस समय उसे भला चाय की क्या जरूरत है? और शायद वो आखिरी बार था जब किसी ने कर्नल बाकली को जिंदा देखा था। जी सर। क्या तुम कोई वजह जानती हो कि रात में उस वक्त मिसेस बाकली इस कमरे में क्यों आई जबकि यहां आग भी नहीं जली थी? नहीं सर। क्या वो अक्सर कर्नल के सामने आने से कतराती थी? क्या तुमने कभी उन्हें बहस करते देखा था? मेरे सामने तो कभी नहीं सर। जब तुम मिसेस बाकली की चाय लेकर लौटी तो तुमने दरवाजा बंद पाया और जोर की आवाजें सुनी। उस समय तुमने क्या सुना? वो बहस कर रहे थे सर। मिसेस बाकली ने कर्नल को कायर कहा। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मिसेस बाकली ने जोर से डेविड का नाम लिया और ऐसा उन्होंने 2 बार कहा। डेविड? तुमने ठीक से सुना था? साफ साफ सुना था सर। लेकिन कर्नल का नाम जेम्स था। क्या तुमने उससे पहले भी मिसेस बाकली को यह नाम लेते सुना था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो या कर्नल किसी डेविड को जानते हैं। और मेजर मर्फी को घर में कहते हैं पैट्रिक। क्या हाल ही में कोई मेहमान आया था जिसका नाम डेविड हो? मुझे ऐसा नहीं लगता सर। और वो छड़ी जो कर्नल बाकली की लाश के पास मिली थी, तुमने पहले देखी थी? नहीं सर, उनके पास हिंदुस्तान की बहुत सी ट्रॉफियां थी लेकिन कोई छड़ी नहीं थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है मिस स्टीवर्ट? जी सर, मुझे नहीं मालूम वो कहां से आई। थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। ओह हाँ, एक बात पूछना तो भूल ही गया। मेजर मर्फी एक बार अपना सिगार केस यहां छोड़ गए थे, क्या वो तुम्हें मिला? हाँ सर। और कर्नल की लाश यहां पड़ी थी सर। सिर उस खिड़की की तरफ था। हाँ सर, आपको अभी भी वहां खून का निशान दिखेगा। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उनका चेहरा। उनका चेहरा? जब मैंने उन्हें पलटा तो उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बचा।
उनके चेहरे पर जो डर और खौफ था उससे वो और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। जैसे उन्होंने अपनी मौत सामने देख ली हो। बिल्कुल हो सकता है सर। थैंक यू बेट्स। वो क्या था, कैसा राक्षस था जिसने कर्नल को इतना डरा दिया था? वो नैन्सी बाकली तो नहीं हो सकती। ये दरवाजा चाबी से बंद था सर, और इसकी चाबी भी गायब थी। गायब? हाँ, आखिर थक कर हमें ताले वाले को बुलवाना पड़ा। आपने चाबी को अच्छी तरह तलाश किया था? हमने सब जगह ढूंढ लिया, मिसेस बाकले के पास नहीं थी और कर्नल की जेब में भी नहीं थी सर। थैंक यू मिसेस फेनिंग। वॉटसन, अगर चाबी दरवाजे में नहीं थी और कर्नल या मिसेस बाकली के पास भी नहीं थी तो फिर? तब तो जरूर कोई तीसरा आदमी रहा होगा। बिल्कुल ठीक, जो या तो उस खिड़की से आया या फिर बाहर गया होगा। ये बेट्स के पैरों के निशान हैं। ये किसी और के पैरों के निशान हैं। कोई आदमी हाल ही में इस बगीचे से गया है। निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वो उस खिड़की से कूदा और फिर बाहर चला गया। वॉटसन, हम सही दिशा में खोजबीन कर रहे हैं। वॉटसन, जरा ये देखो, हमारे मेहमान का एक अनोखा दोस्त भी था। कोई कुत्ता हो सकता है। कभी सुना है कुत्तों का पर्दे पर चढ़ना? तो फिर बिल्ली होगी। ये पंजों के निशान ना तो बिल्ली के हैं, ना किसी बंदर के, और ना ही किसी ऐसे जीव के जिसे हम जानते हैं। पिछले पैरों से लेकर अगले पैरों तक की दूरी है 15 इंच। इसमें गर्दन और सिर की लंबाई जोड़ लें तो ये जीव बन जाएगा करीब 2 फुट लंबा, और अगर दुम हो तो उससे भी ज्यादा। उसके कदमों के बीच की दूरी अजीब है। ये बताती है कि उसका शरीर लंबा था और टांगें छोटी, कुछ स्ट्रोट या विजल जैसा। और हम जानते हैं कि वो मांसाहारी था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मालूम है वो पर्दे पर क्यों चढ़ा? चिड़िया के लिए। सही समझे। पर वो जानवर कौन सा था? मुझसे मत पूछो, नहीं बता सकती। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगी, प्लीज मुझसे मत पूछिए। मिस मॉरिसन, जब 2 रात पहले मिसेस बाकली यहां आने के लिए अपने घर से निकली तो बहुत खुश थीं और संतुष्ट भी। 2 घंटे बाद जब वो लौटी तो बिल्कुल बदल चुकी थीं, और अब पुलिस को उन पर खून करने का शक है। आपको अपनी दोस्त की खातिर इतना तो करना चाहिए। आपको मुझे बताना होगा कि उस रात क्या हुआ जिसने उन्हें बदल दिया। अच्छा ठीक है, अगर मेरे कुछ कहने से वो बच सकती है तो मैं चुप रहने का वादा तोड़ देती हूँ। तो उस दिन कुछ हुआ था। हाँ, अजीब बात थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत अलग अलग तरह के आदमी कई तरह की हालात से आते हैं।
लेकिन मैंने उस रात जो प्राणी देखा, वैसा डरावना और घिनौना आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पीठ पर कुबड़ था, वो लंगड़ा भी था और अपने घुटने झुकाकर चल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही काला, झुर्रियों वाला और ऐसा पिचका हुआ था जैसे सूखा हुआ सेब हो। मैंने उस समय सोचा कि इस दुनिया में वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ किस्मत ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है। वो और भी डरावना और अजीब इसलिए